हाँ सुन लो अब। तो अपन ने पढ़ लिया था क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है, और अपन ने पढ़ लिया था एटम क्या होता है, ठीक है। अपन बात करते हैं कि आयन क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है। चार्ज पार्टिकल मतलब दो तरीके के चार्ज पाए जाते हैं, तुमको पता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो चार्ज एटम को क्या बोला जाता है, आयन बोला जाता है, ठीक है। तो इसको अपन एक शेर से समझते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि शेर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। कौन है लॉयन वाले, कौन है गवार, लॉयन। बेटा देखो अनपढ़ों जैसी बातें नहीं करते। शेर को इंग्लिश में लॉयन नहीं लायन कहते हैं, लायन। तो शेर को इंग्लिश में कहते हैं लायन। अरे अरे यार ऐसे नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं हंसना तो बाबा जरा अच्छे से करना, ठीक है। तो शेर को इंग्लिश में कहते हैं लायन और चार्ज पार्टिकल को कहते हैं आयन। ठीक है चलो, तो आयन क्या है तुमको समझ में आया। अब सुन लो जरा, थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, क्योंकि इस चैप्टर में तो डिटेल है नहीं, पर अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, तो कोई बात नहीं, अपन पहले से देख लेते हैं। अब सिंपल सी एक बात समझ लो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन तरीके की चीजें होती हैं। चीजें मतलब जो कि एटम के अंदर पाई जाती हैं। अब इलेक्ट्रॉन बेटा होता है नेगेटिव चार्ज और ये होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये दुनिया से कोई मतलब नहीं, ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल, ठीक है। अब मेरी बात सुन लो कि ये जो आयन है वो बनता कैसे है या फिर आयन होता क्या है। सिंपल सी बात है। तो ज़्यादातर केस में क्या नॉर्मली जो भी एटम होता है अगर वो नेचुरल स्टेट में है, नेचुरल स्टेट मतलब जैसा अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अपन ने जो स्टार्टिंग में एटम पढ़ा था उस पर कोई चार्ज था नहीं था। तो अब तुम ही बताओ कि किसी पे कोई भी चार्ज नहीं है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, मान लो तो मेरे पे कोई कर्जा नहीं है, मान लो, तो ना तो मैं प्लस में हूं पैसे के मामले में और ना मैं माइनस में हूं। बात समझ में आ रही है। और अगर इसी चीज को अगर अपन ऐसे समझेंगे कि मान लो मैं एक दिन में 50 रुपये कमाता हूं और 50 ही उड़ा देता हूं, बहुत खर्चीला हूं, 50 रुपये पूरे उड़ा देता हूं, ठीक है। तो तुम बताओ कि तब भी मेरे पे क्या नेट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। समझ में आ रही है कि नहीं, ना कुछ प्लस बच रहा है और ना कुछ माइनस बच रहा है। समझ में आ रही है। सेम चीज किसके साथ होने वाली है, एटम के साथ। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो, तो तुम बताओ कि क्या एटम पे कोई भी चार्ज आ पाएगा, जितना नेगेटिव है उतना ही, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब तुम सोचो कि चार्ज जो है वो आता है, ये बात तो सही है, तभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, आयन। चार्ज अगर आता है तो कहीं ना कहीं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम ज्यादा हो रही होगी। समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब एक सिंपल सी बात और समझ लो कि प्रोटॉन की संख्या कम ज्यादा नहीं होती, सिर्फ किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की। ये सब अपन डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, और आगे चल के केमिस्ट्री में भी तुम ये सब बातें बहुत डिटेल में पढ़ोगे। पर अभी के लिए जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी बन जाए इसलिए मैं बता देता हूँ। तो क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन, अब जैसे कि अपने पास कोई एटम है, मान लो अपने पास बेटा ऑक्सीजन का एटम है। अब इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इलेक्ट्रॉन अगर चले गए तो कौन ज्यादा हो गए, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा है तो इस पे ओवरऑल चार्ज कैसा दिखेगा, प्लस का दिखेगा। तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव वाला आयन बन गया। क्या बन गया, पॉजिटिव वाला। और पॉजिटिव वाले आयन को बोलते हैं कैटायन। पर एक्चुअली में ऑक्सीजन से दो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन जाते नहीं है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा। अब नेगेटिव वाले चार्ज के आयन को बोलते हैं एन आयन। क्या बोलते हैं, एन आयन। कुछ नहीं है, ये नाम है, कुछ इसमें समझने वाली बात नहीं है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज को कैटायन और नेगेटिव चार्ज को। तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन आते हैं, नेगेटिव चार्ज बन जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं एनायन। अगर अपन बात करें बेटा, तुमने पढ़ा होगा सोडियम, तो सोडियम क्या होता है, Na, इस पे से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और इसको क्या बोला जाएगा, कैटायन। समझ में आ रहा है। अभी अपन को कुछ नहीं समझना, बस एक सिंपल चीज समझनी है कि आयन कोई चीज होती है और आयन होता क्या है, चार्ज्ड
पार्टिकल या फिर चार्ज एटम। और दो तरीके के तुमको दिख रहे हैं, या तो प्लस का ही हो सकता है या फिर माइनस का ही हो सकता है। प्लस वाले को कैटायन, माइनस वाले को एनायन। समझ में आ गई? अब तुमको पता है दुनिया में एक उसूल चलता है क्या, कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पता है कि नहीं पता है? देखो कैसे हंस रहा है बेटा, गलत गलत क्यों सोचने लगते हो हैं? अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो प्लस का अगर कोई अपने पास एटम है और अपने पास कोई माइनस का एटम है, तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और क्या हो गया बेटा? अट्रैक्शन के नाम पे कौन याद आ रहा है तेरे को? तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? बॉन्ड। क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। और कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? आयोनिक बॉन्ड। जरा इसको और समझ लो। अब देखो अपन ने सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा था कि एलिमेंट कितने तरीके के होते हैं? कितने नहीं, कितने तरीके के एलिमेंट थे? मेटल, नॉन मेटल और। तो मेटलॉइड को तो तुम साइड में ही रख दो, 10th तक तुम्हारे सिलेबस से बाहर ही रहेंगे वो हमेशा, और 11th में भी आएंगे तो कम ही आएंगे। अपन बात करते हैं किसकी? मेटल की। और अच्छा मेरे को ये बताओ, थोड़ा डिटेल में बता दूं, चल जाएगा? झेल लोगे? अब मेरी बात सुनो, ये जो मेटल होता है ना बेटा, ये हमेशा क्या कहता है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन देने हैं। क्या कहता है? मेरे को इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं ना, उनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं। इलेक्ट्रो, कुल मिला के इलेक्ट्रो पॉजिटिव किसको बोला जाएगा? जो अपने ऊपर कौन सा चार्ज लेना चाहते हैं? पॉजिटिव चार्ज लेना चाहते हैं। तो मेटल जितने भी होते हैं ना, वो हमेशा क्या बोलते हैं कि हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो। ऐसा क्यों होता है वो अपन अगले चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी इतना समझो। और नॉन मेटल तुमको पता है कि मेटल का क्या है? उल्टा है। तो ये कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये क्या बोलेगा कि हमको इलेक्ट्रॉन दो, हमको चाहिए, हम दे नहीं रहे हमको। अब तुम ही सोचो, कोई आदमी कुछ देना चाहता है, कोई कुछ, तो उनकी डील बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। अपन घर पे नमक खाते हैं। नमक क्या होता है? NaCl। इसको कॉमन सॉल्ट भी बोला जाता है। NaCl में तुम देख रहे हो कि Na कौन है? मेटल। Cl कौन है? नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल का क्या बन गया यहाँ पे? कंपाउंड। और तुम देखो कि NaCl में Na ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा और Cl ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा। ऐसा क्या ऐसा हो सकता है कि वो देता रहे कोई मिले ही नहीं उसको, तो कंपाउंड बनेगा? और Na के साथ दूसरा भी मेटल हो, मान लो Na के साथ Mg हो, Na भी देना चाह रहा है, Mg भी देना चाह रहा है, तो कुछ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। तो देने वाले को एक, लेने वाला मिलना चाहिए। समझ में आ गई? प्रोटॉन अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे बेटा, कि जो प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रीली अवेलेबल रहता है, तो वो उसी का आदान प्रदान होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नहीं होता, ठीक है? इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि अंदर बाहर कौन जाएगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो NaCl बन गया। अब एक सिंपल सा पॉइंट समझ लो, तुम अभी देखने वाले हो, तुम्हारी हेडिंग में देखो आयनिक कंपाउंड नाम से एक चीज लिखी होगी, देखना जरा, लिखी है टेबल वगैरह देखो, उसमें आयनिक कंपाउंड लिखा हुआ है। तो आयनिक कंपाउंड किसको कहते हैं वो समझ लो, सिंपल सी बात है। जब भी मेटल और नॉन मेटल का क्या बनेगा? मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड बनेगा, तो उस कंपाउंड को क्या बोला जाएगा? आयनिक कंपाउंड। मेटल और नॉन मेटल का क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा, उसको क्या बोला जाएगा? आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड कैसे बन रहा है, एक ये बात और पता होनी चाहिए। आयनिक कंपाउंड कैसे बन रहा है? Na ने इलेक्ट्रॉन दिया है, Cl ने, तो किसका ट्रांसफर हुआ है? किसका ट्रांसफर हुआ है? तो यहाँ पे अपन को पता होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड आर मेड अप बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब आगे चल के अपन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे जो कि कार्बन के बारे में होगा। उसमें अपन देखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अलावा भी चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसको मान लो 10,000 रुपये चाहिए और मेरे को 10,000 रुपये मैं मान लो देना चाह रहा हूँ, ठीक है, ले ले। तो इसका काम चल गया, इसने ले लिए मेरे से, और मेरे पास है तो मैंने दे दिए। आप पैसे को इलेक्ट्रॉन समझना, ठीक है? अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इसको पैसे चाहिए
पर मेरे पास उतने नहीं है, या फिर मेरे पे हैं पर मैं उतने देना नहीं चाह रहा। तो तुम सोच के बताओ कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ट्रांसफर मतलब वो मेरा था और अब वो दूसरे का हो चुका है। समझ में आ रही है कि नहीं? पर्सनल मत लेना, ठीक है? तो याद करने लग जाओ अभी किसी को। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, एक और चीज होती है जिसको क्या बोला जाता है, शेयरिंग। बचपन में सुना होगा ना, शेयरिंग इज केयरिंग, सुना है तुमने? शेयरिंग क्या होता है, तो देखो मान लो जैसे मान लो तुम हो, तुम्हारे घर में अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था तो मोबाइल थे, तो तुमको भी पढ़ाई करनी होगी, तुम्हारे भाई बहन को भी पढ़ाई करनी होगी, और मान लेते हैं कि चलो घर में एक ही मोबाइल है, तो तुम बताओ कि वहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कि शेयरिंग ऑफ मोबाइल होगा? जब तुझे जरूरत है तू रख, तुझे जरूरत है तू रख, थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे दोनों भाई बहन। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ऐसे काम चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। तो ऐसे कंपाउंड भी बनते हैं जिसमें क्या होती है, शेयरिंग ऑफ, क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। और याद करो, मैं तुमको एक दिन बता रहा था कि अपन आगे चल के केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में बढ़ जाती है, ठीक है? 10th क्लास में तुम्हारा जो कार्बन का कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ किस बात पे है, इसी बात पे है। आगे चल के जो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, जो कि पूरे 2 साल तुम पढ़ोगे अगर केमिस्ट्री लेते हो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी किस पे बेस्ड है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस पे बेसिस है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे है, ठीक है? तो ये सब बातें अभी से समझने लग जाओ कि क्या होता है, कैसे होता है, जिससे कि तुमको आगे थोड़ी सी आसानी होगी। मैंने तुमको पहले ही बोला था कि ये जो चैप्टर है वो एक तरीके से कैसा है, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, बहुत काम आने वाला है, तो उसको ढंग से समझेंगे। अच्छा, एक बार यहाँ पे देख लो, कोई ऐसा पॉइंट है जो दोबारा से बोलना हो तो मेरे को बता दो। कुछ बातें एक्स्ट्रा हैं, वो कोई बात नहीं। शेयरिंग और ट्रांसफर में अंतर ये है ना कि जैसे मोबाइल था, तो मोबाइल जैसे जब इसको ज़रूरत है इसने लिया, मेरे को ज़रूरत है मैंने लिया, दोनों का काम चल रहा है, ठीक है? ना तो वो इसका पूरा हो पाया ना मेरा वो पूरा हो पाया। पर्सनल मत लेना। समझ में आ रहा है क्या? तो नहीं हो पाया, पर दोनों का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैं तुमको बताता हूँ, जैसे ये ऐसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कौन करता है, कार्बन करता है। तो ऐसे मैंने तुमको एक दिन बताया था, CH4 एक कंपाउंड है, CH4 एक कंपाउंड है, तो क्या होता है कि CH4 में C और H के बॉन्ड बनेंगे। तो इस बॉन्ड में क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर बार बार होता रहेगा। ना तो वो हमेशा इसके पास जा पाएगा, ना वो हमेशा इसके पास जा पाएगा। तो इस केस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस केस में क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। NaCl में ऐसा नहीं है। NaCl में Na को देना था, Cl को लेना था, तो दे के काम खत्म हो गया और प्लस और माइनस का बॉन्ड बन जाएगा, ये दोनों चिपके रहेंगे, वो अलग बात है और ये अलग बात है, ठीक है? समझ में आ रहा है? इसके अलावा और भी होते हैं, पर अभी तुम ये बेसिक समझ लो। तो आयन क्या होता है, सबको समझ में आ रहा है, चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है? तो इसको पढ़ लो फटाफट। कौन सी लाइन है ये? आयन्स में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव एन एटम। हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ, एटम मतलब आयन भी, आयन क्या होता है, पार्टिकल, और पार्टिकल एटम वाला भी हो सकता है और मॉलिक्यूल वाला भी हो सकता है, वो मैं बता देता हूँ। पढ़ लिया ना? उस लाइन के अलावा तो और कुछ नहीं पूछना ना। अब चलो मैं बता देता हूँ वो लाइन का क्या मतलब है। अब तो तुम देख रहे होगे, ये टेबल नंबर 3.6 दिख रही है तुमको। इसमें तुमको देखो पॉजिटिव वाले आयन भी दिख रहे हैं, नेगेटिव वाले आयन भी दिख रहे हैं, पर एक तीसरे तरीके के भी आयन है। उसमें तुमको क्या दिख रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स उसमें ज़्यादा है। जैसे कि तुमको दिख रहा है NH4+, ठीक है? उसके बाद तुमको उसमें नीचे दिख रहा है OH-, फिर NO3-। इस तरीके से तुमको पॉली एटॉमिक आयन दिख रहे हैं। पॉली एटॉमिक में पॉली का मतलब तुमको पता है? पॉली का मतलब पता है कि नहीं पता? नहीं पता पॉली का मतलब? पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ लिया तुमने, पॉली का मतलब नहीं पता? पॉली का मतलब होता है एक या एक से अधिक, ठीक है? पॉली का मतलब क्या है? तो अगर कहीं पे लिखा है पॉली एटॉमिक, तो उसका क्या मतलब हो गया? एक या एक से अधिक एटम वाला। तो पॉली एटॉमिक आयन कौन से हो गए? ऐसे आयन जिसमें नंबर ऑफ एटम एक से ज्यादा होंगे। समझ में आ गई? तो तुम देखो कि उसमें पॉली एटॉमिक आयन के अंदर सारे तुमको दिख रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ एटम हमेशा एक से ज्यादा है। तो पॉली एटॉमिक आयन कौन से हैं? सिंपल सी बात है। अब मेरी बात सुनो, टेबल नंबर 3.6 को लगा लो वेरी इंपॉर्टेंट मार्क, और वेरी इंपॉर्टेंट लगाने के बाद इसमें लिख लेना रट्टा मारना है।
मैं वैसे रटने के लिए ज़्यादा चीज़ें बोलता नहीं हूँ, पर अब क्या करें, इंग्लिश पढ़नी है तो ABCD तो रटनी पड़ेगी। क्या बेटा, रटने का तुम्हारी भाषा में क्या मतलब होता है? हमारी भाषा में तो यही है कि रटनी है। हाँ रटनी है, क्या किया जाए। जैसे गणित पढ़नी है तो गिनती रटनी पड़ती है, और इंग्लिश पढ़नी है तो ABCD रटनी पड़ती है। ऐसे केमिस्ट्री पढ़नी है तो ये चार्ज वगैरह रटने पड़ेंगे, जिससे कि तुम्हारा काम चल पाएगा। अच्छा, समझ में आ रहा है? तो अभी के लिए तुम क्या कर सकते हो, अभी के लिए तुम इस टेबल को बार बार देख सकते हो जब भी ज़रूरत पड़ेगी, पर हाँ तुमको रटनी पड़ेगी, ये बात तो मान लो, फायदे में रहोगे। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि केमिकल फॉर्मूले किस तरीके से लिखे जाते हैं। सुन लो आप जरा। अच्छा, केमिकल फॉर्मूले लिखने का क्या मतलब है वो समझ लो। तो जैसे अगर अपन ने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपन ने बोला तो उसको अपन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, CARBONDI ऐसे करके लिख सकते हैं। पर केमिस्ट्री में उसका क्या लिखना पड़ेगा अपन को, फॉर्मूला। तो कार्बन डाइऑक्साइड में तुम देखो कि CO2 ही हो रहा है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड को C2O4 नहीं लिख रहा है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड को C5O5 कुछ भी नहीं लिख रहा है, सिर्फ हर कोई क्या लिखता है, CO2। ऐसे ही वाटर की अगर बात करी जाए तो हर कोई उसको क्या लिखता है, तो कुछ ना कुछ तो होता होगा ना कि सबको एक ही बात लिख रहे हैं। ऐसा कोई रट के तो आया नहीं है कि अगर CO2 की बात करनी है तो CO2 ही लिखेंगे। कोई ना कोई रूल होते होंगे, कोई ना कोई तरीके होते होंगे जो कि हम पढ़ेंगे, जिससे कि हम भी क्या कर पाएंगे, केमिकल फॉर्मूले लिख पाएंगे। समझ में आ रही है कि नहीं? तो तुम पहले तो देखो कि ये जो टेबल दी है उसमें सबके नाम लिखे हुए हैं, तो नाम तो तुमको ऐसे पता ही पड़ जाएगी। अब अपन बात करते हैं कि केमिकल फॉर्मूले लिखते कैसे। अच्छा, सबसे पहले देखो कि अगर यहाँ पे तुमको ये जो आयन दिख रहे हैं बेटा, जैसे कि O का दिख रहा है, O का हैगा क्या इसमें, O में -2 है, ठीक है। Cl में दिख रहा है माइनस है, Na में दिख रहा है तुमको बेटा प्लस है, और Mg में जैसे कि +2 होता है, एल्यूमिनियम में बेटा जैसे कि +3 होता है, और इसी तरीके से खूब सारे होते हैं। अब मेरी बात सुनो, अभी मैंने तुमको क्या बताया था कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है, और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन। अब ये तुम बताओ कि +1 +2 +3 इनका क्या मतलब होना चाहिए। नहीं दे रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो प्लस का चार्ज बता रहा है कि दिया है। 1 2 3 का क्या मतलब होना चाहिए, नहीं कितने नहीं, 1 2 3 का मतलब सिंपल सा है, प्रोटॉन नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात होगी। तो 1 2 3 का मतलब सिंपल सा, जैसा तुम बोल रहे हो कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इसने 2 दिए होंगे, इसने, समझ में आ रही है कि नहीं। अब इसकी बात क्या होगी, इसने इलेक्ट्रॉन, इसने कितने लिए होंगे, इसने कितने लिए होंगे। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हमको क्या करना है, केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए बड़ा सिंपल सा खेल होता है कि आपको जितने इनको चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, ठीक है, जितने इनको चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। अब तुम देखो कि जब हमने NaCl बनाया था, अभी NaCl बनाया था, तो NaCl किससे बना होगा, Na+ और Cl। अब तुम सोच के देखो कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, तो इसके नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 1। इसके नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, क्योंकि 1 1 से काम चल जा रहा है, तो इसलिए क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। अब अपन बात करते हैं कि मान लो हमारे पास होता है Mg+2 और Cl-, प्लस और माइनस चार्ज तो इन दोनों के पास भी है, तो ये भी तो बॉन्ड बना सकते हैं, हाँ या ना। पर इनका कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। अब जरा यहाँ पे देखो थोड़ा सा तुमको, Mg ने बोला कि इलेक्ट्रॉन दूंगा, Cl ने बोला चाहिए, Mg ने बोला कि मैं तो 2 दूंगा, Cl बोलता है कि नहीं हमको तो 1 ही चाहिए। तो Mg ने बोला कि बॉन्ड नहीं बन पाएगा, तो Cl ने बोला कि रुको ज़रा, मेरे जैसा एक गरीब और है, मैं उसको लेके आता हूँ। तो Cl ने बोला कि मेरे जैसा एक और गरीब है, मैं उसको ले आता हूँ। अब इन दोनों ने बोला कि हम दोनों से बॉन्ड बना लो, हम दोनों से बॉन्ड बना लो। तो बोलेगा कि ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन तू पकड़, 1 इलेक्ट्रॉन तू पकड़। क्या इसने 2 दे दिए, क्या इनको 1 1 ही मिला है, तो क्या बन जाएगा, MgCl, हो गया काम। इस तरीके से काम चल रहा है। तो तुम आगे देखोगे कि ना तो कभी तुमको MgCl3 देखने मिलेगा, ना MgCl मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, MgCl2। समझ में आ रहा है। अब तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि ये टेबल याद क्यों करनी है, ये टेबल याद क्यों करनी है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें बेटा, तो हाइड्रोजन की बात करते हैं
हाइड्रोजन पे कितना होता है +1। और SO4 एक तुमको दिख रहा है, देखो जरा SO4 दिख रहा है। इस बार हाइड्रोजन क्या बोलेगा कि मैं 1 दे सकता हूं, पर SO4 बोलेगा नहीं, हमको कितने चाहिए 2। अगर 2 चाहिए तो फिर 1 हाइड्रोजन हमको और लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन, इसका पेट भर गया, बिल्कुल भर गया। तो ये क्या बन जाएगा SO4 और यहाँ पे क्या बन जाएगा H2। और H2SO4 क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड, वो अपन अगले साल पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो केमिकल फॉर्मूले किस तरीके से लिखे जा रहे हैं तुमको समझ में आ रहा है क्या? देख लो एक बार। अगर अपन बात करें, अगर Cl की बात करते हैं बेटा, और इसके साथ किसके साथ करते हैं, एल्यूमिनियम +3 के साथ, बताओ क्या बनना चाहिए? Cl3Al, ठीक है। अब मैं तुमको एक सिंपल सी बात और बता देता हूँ। Cl3, हाँ वही बता रहा हूँ। तो अच्छा Cl3Al बनेगा, अच्छा ये समझ में आ गया। अब जैसा कि इसने बोला है कि Al पहले आएगा कि बाद में आएगा, तो तुम ये बताओ कि हम सबके नाम, जैसे मेरा नाम तरुण सिंघल है, सबको पता है। अब तुम बताओ कि सिंघल तरुण भी तो बोल सकते हैं। अरे हंस क्यों रहे हो यार, हंस क्यों रहे हो, बताओ। अरे मेरा नाम छोड़ो, तुम जैसे, तेरा नाम क्या है पूरा? अरुण शर्मा की बात करो, तुम सिंगल पे बहुत हंस जाते हो। अरुण शर्मा है उसका नाम, ठीक है। अब शर्मा अरुण भी तो बोल सकते हैं। अरे अब इसके नाम में क्यों हंसी आ रही है? तुम छोड़ो, शोएब मलिक की बात करते हैं। सबकी शोएब मलिक नहीं, हम शोएब मलिक बोलेंगे, हमारा मन, हमारा मुंह, हमारा मन। शोएब मलिक की बात करते हैं तो मलिक शोएब भी तो बोल सकते हैं। पर अब तुम बताओ कि जब भी किसी का नाम लेते हैं तो पहले हमेशा उसका कौन सा नाम लिया जाता है? फर्स्ट नेम, और फिर उसके बाद उसका। तो ये क्या है? ये एक तरीके से अपन लोगों ने क्या बना रखा है, रूल बना रखा है। समझ में आ रही है कि नहीं? इसी तरीके से केमिस्ट्री में क्या होता है कि जब भी आयोनिक कंपाउंड बन रहा होगा तो सबसे पहले किसको लिखा जाएगा? मेटल को, और फिर उसके बाद। अब ये क्या है, तुम बोलोगे ये क्या क्यों है? नियम है। जैसे हमारा नाम पहला कौन सा लिया जा रहा है? फर्स्ट नेम लिया जा रहा है, ऐसे यहाँ पे। तो AlCl3 बनेगा या Cl3Al बनेगा? AlCl3 बनेगा। समझ में आ रहा तुमको? सिंपल सी बात है क्या, कि प्लस माइनस किस तरीके से बैलेंस करने हैं वो तुमको दिख रहा है, और पहले कौन लिखा जाएगा वो तुमको दिख रहा है। कोई दिक्कत है? नहीं है तो जरा पेज पलट के देखो। अच्छा एक सिंपल सी और चीज है, जब भी पॉलीएटॉमिक आयन आता है ना, और पॉलीएटॉमिक की आयन की मात्रा 1 से ज्यादा है, जैसे यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयन आया कौन सा? SO4, पर उसकी मात्रा कितनी थी? कहाँ है? कहाँ है मात्रा? कितनी मात्रा है? कहाँ है? SO4 के कितने एटम आए हैं? SO4 के कितने पार्टिकल दिख रहे हैं? H के 2 दिख रहे हैं मेरे, SO4 तो 1 ही दिख रहा है। बेटा SO4 अपने आप में एक पूरा कंसीडर कर रहे हैं ना। पॉलीएटॉमिक में कौन सा SO4 क्या अकेला एक आ रहा है क्या? इसके 2 कहाँ दिख रहे हैं तुमको, बताओ मेरे को। इस वाले कंपाउंड की बात करो, घबराओ मत, कंफ्यूज मत हो। इस वाले कंपाउंड की बात करो, इसमें SO4 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कितने दिख रहे हैं? वो 1 दिख रहा है ना, 2 कैसे दिख रहे हैं वो तो समझाओ। कहाँ दिख रहे हैं 2? इसको बंद कर लो, अब बताओ। अरे क्या हो गया? छोड़ो, इसको बताओ। चलो अगर मैं बात करता हूं Mg की, तो ये कितना है? +2। और OH की बात करता हूं, OH पे देखो कितना है, OH पे कितना है? अब OH एक पॉलीएटॉमिक आयन है कि नहीं है? क्योंकि उसमें O और H दोनों के एटम आ रहे हैं। अब जरा बताना यहाँ पे क्या बनना चाहिए? Mg के 2 हैं, ये 1 है, ये बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो एक तो इसको दे देगा और दूसरे के लिए एक और लाना पड़ेगा, तो OH माइनस हमको एक और चाहिए। अब थोड़ा आंख फाड़ के देखो, OH माइनस के कितने एटम दिख रहे हैं, कितने पार्टिकल दिख रहे हैं? कितने दिख रहे हैं OH माइनस के? 2 दिख रहे हैं ना बेटा। देऊं क्या देऊं? तो यहाँ पे कितना हो गया? Mg और OH। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि MgOH2 जो है वो हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि O 1 है और H 2 है, जबकि ऐसा नहीं है, तुमको पता है ऐसा नहीं है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा?
ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट लगाने का क्या मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब कितनी मात्रा में, 2 में। अगर ये यहाँ पे ये m मान लो अगर ये एक ही होता, जैसे कि अगर बात करें Na प्लस और OH माइनस की, तो NaOH बन जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों की मात्रा एक एक ही है तो ब्रैकेट लगाने की अलग से जरूरत ही नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर अपने पास बेटा Na है प्लस का और SO4 है -2 का, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए? ये बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेऊंगा, ये बोलेगा एक ही दे सकता हूं, तो एक और आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? Na2SO। अब SO4 एक ही बार आ रहा है तो ब्रैकेट लगाऊं कि नहीं लगाऊं? क्योंकि एक ही बार आ रहा है, ब्रैकेट नहीं लगा तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि एक ही बार आ रहा होगा। ठीक है, पर इसी तरीके से अगर अपन बात करें बेटा एल्यूमिनियम की +3 और SO4 की -2, अच्छा इसका केस देख लेते हैं जरा। इसमें क्या होगा देखो, ये क्या बोलेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो बोलेगा कि अपने भाई को ले आया। अभी भी बॉन्ड बन पाएगा क्या? देखो 2 तो इसको दे दिए, अब कितने बचे? 1, तो 1 इसको दे पाएगा। ये बोलेगा कि अभी मैं नहीं बना रहा, तो क्या बोलेगा कि Al को एक और ले आ। अब ये Al क्या करेगा? 1 इसको दे देगा, 1 SO4 -2 को 2 और दे देगा। थोड़ा टफ होगा, मैं दोबारा बता दूंगा, पर ये इससे टफ नहीं आएगा, बस इस बात की गारंटी है। इसको दोबारा समझ लो। कंपाउंड क्या बनने वाला है? Al2SO4 होल थ्राइस। कैसे बनना है एक और बार देख लेते। देखो Al +3 और SO4 -2। अब मैं चाहूं तो तुमको एनसीईआरटी की तरह भी बता सकता हूं कि सिंपल क्या करो, +3 इधर उतार दो, 2 इधर उतार दो, तो क्या बन जाएगा? Al2SO4 होल। तुम देखो केमिस्ट्री, तुम देखो एनसीईआरटी में इसी तरीके से बता रहा है क्या? वो बोल रहा है कि प्लस को इधर उतार दो, इसको इधर उतार दो। मैं चाहूं तो ऐसे भी बता सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तुम लोग लॉजिक के साथ सीखो। ठीक है, उसमें अगर तुम कुछ नहीं समझ पा रहे हो तो तुम जो एनसीईआरटी बता रही है वो तो तुम कर ही लेना, प्लस को इधर पहुंचा दो, माइनस को इधर पहुंचा दो, पर लॉजिक क्या है वो भी समझना जरूरी है। क्या लॉजिक है तो तुम देख लो। Al क्या बोलेगा बेटा वापस से कि मैं कितने इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं, SO4 क्या बोलेगा मैं कितना लेना चाहता हूं। अब तुम बताओ क्या बात बन पाएगी? तो वो क्या बोलेगा कि चल ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन तू ले ले, पर अभी मेरे पास 1 बचा, मैं इसका क्या करूं? तो बोलेगा ठीक है मैं अपने भाई को ले आता हूं। ठीक है, तो बोलेगा कि अब मेरे पास 1 ही बच रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूं? इसका काम तो हो गया। बोलेगा अब मैं क्या करूं? ये क्या बोलेगा कि तेरा काम तो हो गया, मैं क्या करूं? तो बोलेगा कि मैं अपने एक और भाई को ले आता हूं। तो ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन ही दे पाएगा अभी। अब ये बोलेगा कि मैं क्या करूं, इस पे कितने बचे? तो ये बोलेगा कि तू अपने एक भाई को और ले आ और 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो तुम देखो Al2 और SO4, इसीलिए क्या बन गया? Al2SO4 होल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत लग रही है? चलो अब ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, इनको देखो फटाफट, जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। माइनस के मतलब कि वो लेना चाहता है, तभी तो उस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, तभी तो माइनस चार्ज बढ़ेगा। समझ में आया? वैलेंसी, वो ये जो चार्ज तुम देख रहे हो ना ऊपर, जितने भी आयन अपन ने देखे हैं उस पर जो चार्ज है उसको वैलेंसी भी बोलते हैं, और वैलेंसी अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने बताया नहीं है। बेटा टेट्रा क्या दिखा रहा है? उसकी संख्या। टेट्रा मतलब 4 होता है, ठीक है, तो ये उसकी संख्या बता रहा है। हाँ, तो ये संख्या बताने का भी है, देख लो जरा। संख्या बताने का भी पॉइंट है, मैंने बता नहीं पाया, मैं बता देता हूँ। अब जैसे कि किसी चीज के एटम, जैसे CO2 में ऑक्सीजन के एटम कितने आ रहे हैं? 2, तो कैल्शियम ऑक्साइड लिखेंगे, कैल्शियम कह रहा हूँ, कार्बन ऑक्साइड लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लिखना पड़ेगा, जिससे सामने वाले को समझ में आ जाए कि ये क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तुम देखो कि उसने एग्जाम्पल बताए हैं। अगर हमको मात्रा बतानी होती है तो हमको बताना पड़ता है कि कितने क्या आ पा रहे हैं, और ऐसा उस केस में किया जाता है जब उस चीज के उस तरीके के और भी कंपाउंड बनेंगे। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक कंपाउंड हो रहा है। तो आपको कार्बन ऑक्साइड आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि कार्बन ऑक्साइड अगर तुम लिख दोगे तो सामने वाले को क्या पता कि CO की बात कर रहे हो
कार्बन ऑक्साइड तुमने लिख दिया मान लो, चलो अब सामने वाले को क्या पता है कि तुम CO की बात कर रहे हो कि CO2 की बात कर रहे हो। इसीलिए इस केस में हमको ऑक्सीजन की मात्रा भी बतानी पड़ेगी। तो कार्बन ऑक्साइड कोई कंपाउंड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि मैं तुमको बता चुका हूं। यहां पे मोनो का मतलब क्या है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, यहां पर डाई का मतलब क्या है। तो इस तरीके के कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमको नंबर ऑफ एटम्स बताने की जरूरत पड़ जाती है। तुम देख रहे हो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम की संख्या 3 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, पर वहां पे तुम देखो ट्राई एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड जैसी कोई चीज नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि इस तरीके का एक ही बनना है। तो अगर एक ही बनना है तो सबको पता है वो कौन सा होगा, Al3O, वो Al2O3 ही होगा। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमको कभी कभी नंबर ऑफ एटम्स भी बताने पड़ते हैं। चलो नन्हे मुन्ने क्वेश्चनों पे आते हैं, सुन लो। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बात कर रहा है, सोडियम ऑक्साइड। अब इधर देखो इस तरीके के सवाल कैसे करने रहेंगे। सोडियम अगर ऑक्साइड की बात कर रहा है तो तुमको सबसे पहले तो पता होना चाहिए सोडियम कौन है, Na, और ऑक्सीजन कौन है, वो ऑक्साइड कौन है, O। अब इतना पता है, इसके अलावा भी पता होना चाहिए कि इस पे कितने चार्ज होगा, प्लस का 1, और इस पे कितने होगा, माइनस का 2। अब अगर तुमको NCERT वाला तरीका अपनाना है तो 1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इधर कर दो, तो क्या बन जाएगा, Na2O। ये बन गया। और मेरा तरीका कौन सा है, वो मेरे को ज़्यादा सही लगता है। कौन सा, कि Na क्या बोल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा, ऑक्सीजन क्या बोल रहा है, 2 चाहिए, तो Na कितने आने पड़ेंगे हमारे पास, तो Na2O हमारा भी ऐसे ही बन जाएगा। पर इस तरीके को ध्यान रखोगे, आगे चल के समझने में आसानी रहेगी। पहला वाला समझ में आ गया, क्या बन जाएगा, Na2O, कोई दिक्कत। एल्यूमिनियम क्लोराइड अभी बता ही दिया था, नहीं बताएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम क्या है, Al, क्लोराइड क्या है, Cl। Al पे कितना, +3, Cl पे कितना, -। अब तुम बताओ, वो 3 देना चाहता है, वो 1 लेना चाहता है, तो ऐसे कितने चाहिए हमको, 2 और, तो क्या बन जाएगा, AlCl। समझ में आ रहा है? बड़ा सिंपल है। सोडियम सल्फाइड लिख दिया, सल्फाइड होना चाहिए ना, सल्फाइड लिख गया। तुम्हारी बुक में क्या लिखा है, सल्फाइड नहीं होगा, सल्फाइड होना चाहिए, सोडियम सल्फाइड। सल्फाइड क्या होता है, पीछे देखना, सल्फाइड कुछ होगा ही नहीं, है ना, वही बोल रहा हूँ, सल्फाइड ही होगा ना, सल्फाइड। ठीक है। तो सोडियम सल्फाइड में सोडियम क्या है, Na। इधर देख लो, सोडियम सल्फाइड में सोडियम क्या है, Na प्लस, सल्फाइड में S क्या होता है, -2, तो क्या बन जाएगा, Na2, ठीक है, Na2। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम कौन है, Mg हेक्टर। Mg, और Mg पे कितना चार्ज है, प्लस का, हाइड्रोक्साइड OH का, तो क्या बन जाएगा, MgOH का, MgOH का होल बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि OH है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई पार्ट में डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 का बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बस ये पता होना चाहिए कि कौन से आयन से ये कंपाउंड बना हुआ है, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा इसका नाम होगा। जैसे पहले वाले में तुमको दिख रहा है Al2SO4 का होल थ्राइस, तो Al2 में Al का आयन आया है और SO4 में SO4 का आया है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। अगले वाले का बताओ, कैल्शियम क्लोराइड। अगले वाले का बताओ, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। अगले वाले का बताओ, पोटेशियम नाइट्रेट। बस इसलिए टेबल याद करना जरूरी है। CaCO3 कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट पता है क्या होता है, ये जो चौक होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट होती है, जो मार्बल अपने घरों में लगी रहती है वो कैल्शियम कार्बोनेट होती है, जो ताजमहल बना है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या, ये पता होना चाहिए। चलो
क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ जाएं। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला का मतलब क्या है? केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो अपने कंपाउंड को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। अगर आप किसी भी कंपाउंड के पार्टिकल को देखने जाओगे, जैसे अगर आप CO2 के पार्टिकल देखने जाओगे, तो वहाँ पे आपको क्या नोटिस करने मिलेगा कि एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन लगी हुई है, एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन लगी है। ये सब चीज़ें तुम डिटेल में पढ़ोगे 12th क्लास में, तो 11th में और 12th में जब तुमको बताएंगे कि जो ऑक्सीजन लगी हुई रहती है तो वो किस तरीके से लगी रहती है। आगे चल के फिर तुमको बताएंगे कि इनके बीच में एंगल कितना होता है। ये सब बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। जैसे कि अभी तुमने बात करी थी CCl4 की। अब मैं तुमको वैसे ही बता देता हूँ, CCl4 का बेटा स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। यहाँ पे Cl लगा रहता है, 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 ठीक है। और ये किस तरीके से है? तो ये इस तरीके से रहता है कि इसमें से ये जो Cl होता है वो बोर्ड के बाहर रहता है। ये सब बहुत डिटेल में बताते हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चर वगैरह ला के दिखाते हैं, बड़ा उसका मॉडल ला के दिखाते हैं, क्योंकि ये आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसमें वो बताते हैं कि इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, फिर बताएंगे कि ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला एंगल कितने का होगा। इसमें इतनी सारी बातें बताएंगे कि तुमको सपने में यही आया करेगा कि किस तरीके से हो रहा है। वो सच में बताते हैं, क्योंकि इनकी डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी जाके आगे केमिस्ट्री समझ में आती है। तो क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, तो केमिकल फॉर्मूला क्या है? किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। अगर CO2 लिखा है तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का कंपाउंड है, बस और क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ही चाहिए। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल एंड PO4 3- आयन। तो कितने एटम है तुम बताओ गिन के? H2S में कितने एटम है? 3 एटम है, ठीक है। और PO4-3 में कितने हैं? 5। चार्ज से तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर होते हैं, एटम थोड़ा ना इधर उधर होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ जाएं। चलो, अब ये मॉलिक्यूलर मास तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं आपको करवा चुका हूँ पहले ही। तो जरा तुम देख लो, मॉलिक्यूलर मास क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल के मास को क्या बोला जाएगा? तो तुम जरा देखो एग्जाम्पल तुमसे हो रहा है क्या, और फिर अपन थोड़े बहुत कंपाउंड्स का निकाल के देख लेते हैं। हाँ बेटा, नंबर 1 सेकंड सुन लो। इसने बोला क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट पूछ रहा है PO4-3 में नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो PO4-3 की अगर बात करें बेटा, तो यहाँ पे PO4-3, ये जो -3 है वो क्या बता रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। पर -3 के होने से नंबर ऑफ एटम्स में कुछ बदलाव आएगा? नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन कितने भी इधर उधर हो जाए, एटम तो उतने ही है। तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 1 P का और 4 उसके ऑक्सीजन के, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, यही बताना है। हाँ, मॉलिक्यूलर मास समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है समझ में? HNO3 का निकाल लिया? नहीं निकाल पा रहे? क्या दिक्कत है भैया? इधर देख लो, HNO और 3। तो यहाँ पे H आ रहा है, N आ रहा है और O आ रहा है। तो जो भी O का आ रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सबका क्या कर देंगे? सम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो H का कितना होता है? 1U, तो U तो बाद में लगा ही लेंगे अपन। N का कितना होता है? 14। और O का 16, 48, 48 और 14 62 और 1 63। तो कितना आ गया? 63U। अब इसने बोला है भूमि, क्या बोलते हैं, भूमि की फरमाइश आई है कि इनका मास निकाल लिया जाए, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। CuSO4.5H2O, चलो निकालो। CuSO4.5H2O। इसमें देखो क्या क्या है, Cu है, S है, O है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, और अपन H2O का अलग से निकाल लेते हैं। तो H2O का तो हमको पता है कितना होता है, 18, और 18 कितनी बार है? 5 बार, तो 18 पंजे
90, ठीक है। तो CuSO4 का निकाल लेते हैं, उसमें 90 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा। किस तरीके से निकालना है समझ में आ रहा है? ऐड होगा ना, CuSO4 है। अरे तो ये मैथ वाला पॉइंट थोड़ी ना है, ये तो यहाँ पे ये इस तरीके से जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं उनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है, जो कि तुम 10th क्लास में पढ़ोगे। तो अगर अपन को इसका वेट निकालना है तो उसका मतलब क्या है कि CuSO4 का जो कंपाउंड है उसके साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल इस तरीके से चिपके रहते हैं। CuSO4 के एक मॉलिक्यूल के साथ H2O के 5 मॉलिक्यूल उसको ऐसे घेर के रखते हैं, जैसे कृष्ण जी को गोपियां घेर के रखती हैं वैसे ही। तो इस तरीके से अब पर अगर अपन बात करें तो अगर अपन को इसका क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट, तो H2O 5 बार आ रहा है तो 18 पंजे 90 करना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब CuSO4 का निकालते हैं तो CuSO4 में O का कितना है 16, ये कितना हो गया 32 और ये 64, और H का कितना होता है 32, तो H का कितना आ गया 32 आ गया। और Cu का कितना होता है, तो Cu का होता है, Cu कितने हुए ना 29, तो 58 होता है मेरे ख्याल से Cu का, 58 या 58.5 होता है, दोनों में से एक है। 58 होता है बेटा Cu मास। बेटा इसमें 65 बता रहा है, ठीक है, तो मेरे को याद नहीं है तो 65 मान लेते हैं अपन। तो 65 अगर है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 65। अब इसका अपन जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लो 60 और 60 120, 120 और 30 150, 159 और 2 161 और 90 कितना हो गया 250। आ रहा है समझ में है? हाँ ठीक है U। अब बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया? सिंपल है, देख लो फिर से। Cu का कितना है 65 है। अब देखो वो तो पता होगा तभी अपन लिख पाएंगे, नहीं पता होगा तो कैसे लिख पाएंगे, मुझे भी पता नहीं था तो मैंने देख लिया। तो 65 और इसका कितना है 32 और इसका कितना है 16 है, 16 है, पर ये 4 बार है इसलिए 16 इंटू 4 कितना हो गया 64। तो ये किसका आ गया CuSO4 का। अब पानी का कितना है 18 और 5 बार पानी का मॉलिक्यूल है तो 18 पंजे 90, 160 और 90 250, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब Al2SO4 अल्ट्रास का निकाल लेते हैं, ये तुम लोग निकालो। अब ये तुम लोग निकालो, मैं समझा देता हूं कैसे निकालना है। SO4 का एक बार निकाल लो, उसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे 3, और एल्यूमिनियम का कितना होता है मैं बता देता हूं। एल्यूमिनियम होता है 13, तो एल्यूमिनियम का होता है मेरे ख्याल से 27। एल्यूमिनियम का बेटा होता है 27U, और S का तुमको पता है 32, और O का तुमको पता है 16U। चलो निकालो फटाफट। देखो SO4 का निकाल लेते हैं, पहले मेंटल कैलकुलेशन सुन लो, कॉपी पे तो कर ही लोगे। X का कितना है 32, O का कितना है 16, 16 चौक 64, 64 और 32 96, 96 इंटू 3 288, 288 और 54 342 ही तो हुआ। सही तो बोल रहा हूँ मैं बेटा। इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 54। इसका कितना है, इसका है 1, और पहले SO4 का निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना आ गया टोटल 96, और इंटू क्या करेंगे 3, तो ये कितना आ जाएगा 288, और इसमें 54 ऐड करेंगे 2, और ये कितना होगा 8 और 5 13 की, ओ सॉरी ये कैरी भी तो आएगी 4, और ये कितना आ गया 3, तो वही तो मैंने बोला 342। चलो चलो एक मस्त बात और है, फिर ये खत्म हो जाएगा। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें क्या होता है, प्लस वाला चार्ज जो है वो माइनस वाले से क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है और कंपाउंड बन जाता है। अब जरा इधर एक चीज समझो कि ये जो फॉर्मूला मास है उसकी क्या कहानी है। अगर तुम ये पॉइंट समझ जाओगे तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जैसे बेटा अपन ने बात करी, जैसे मान लो H2 की बात करी, तो H2 एक्चुअली में एक आयोनिक कंपाउंड नहीं है, वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है। तो अगर आप इसका एटम देखने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा कि एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, सॉरी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, आपको इस तरीके से देखने मिल जाएगा। और अगर एंगल उंगल सब मानोगे तो वो कुछ इस तरीके से देखने मिलता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर खाली मिलता है, यहाँ पे एक H होता है और यहाँ पे एक H होता है, इस तरीके से इसमें एंगल होता है। ठीक है, ये तुमको आगे समझ में आएगा, कोई बात नहीं, बस मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ
जिससे तुमको जब आगे चल के पढ़ाया जाएगा तो तुम बोलोगे कि हाँ मास्टर ने कुछ कुछ बताया तो था। अब बात कर रहे हैं किसकी, तो देखो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ना वो कभी भी इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करते। इसमें तुमको क्या दिख रहा है कि एक पार्टिकल हमको अकेला आराम से देखने मिल रहा है, पर आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं तो तुम देखो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस, ये क्या करेंगे पूरी एक चादर टाइप की बना लेंगे और ये पूरे में इस तरीके से फैले हुए होंगे। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Cl माइनस, इस तरीके से तुम ये समझो कि पूरे में फैले हुए होंगे। तो अगर अपन इसका मॉलिक्यूल या फिर इसका क्या बोलते हैं पार्टिकल देखने जाएंगे तो हमको इस तरीके से देखने नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे एक चीज रिपीट हो रही है बार बार, क्या? ये वाला पैटर्न क्या रिपीट हो रहा है बार बार? ये वाला पैटर्न। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं कि इसका निकाल लो और इसको हम क्या बोल देंगे कि ये रिपीट हो रहा है, तो इसको बोला जाता है फॉर्मूला, इसी को क्या बोला जा रहा है? फॉर्मूला यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुमको समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है, क्यों अपन फॉर्मूला यूनिट अलग से पढ़ रहे हैं। पहले भी तो अपन पढ़ाई था अपन ने कि मास कैसे निकाला जा रहा है, तो तुम इसको एक बार फटाफट से पढ़ लो बस, और कुछ इसमें अलग से नहीं पढ़ना, बस हो गया ये। तो फिर कल पढ़ेंगे बाकी का मोल कॉन्सेप्ट। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।